जल्द ही सब लोग चले गए और विशाल चेयरपर्सन के ऑफिस में सिर्फ कैथरीन और लियोनेल रह गए। जानते हुए कि बाकी लोगों की मौजूदगी में ये सही समय नहीं था, लियोनेल ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और बोला, मिस स्वॉन, क्या आप स्वॉन कॉर्पोरेशन में हलचल मचाना चाहती हैं? कैथरीन आराम से असली लेदर के सोफे पर टिक गई। यहाँ कुछ सड़ रहा है। क्या हमें इसे और फैलने देना चाहिए, बजाय इसे काटकर फेंकने के? उसने बिना लियोनेल की तरफ देखे जवाब दिया। वह सही थी, लेकिन स्वॉन्स कोई साधारण परिवार नहीं था। प्रतिष्ठित परिवारों के पास अक्सर अपने गहरे राज होते हैं। इसके अलावा एस्कना संस्कृति में पारिवारिक रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता था। लोग बाहरी टैलेंट को काम पर रखने से ज्यादा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे इससे कंपनियों के अंदर समस्याएं पैदा होने लगीं। कुछ देर सोचने के बाद लियोनेल ने तय किया कि कैथरीन को याद दिलाना जरूरी है ताकि वह सही फैसला कर सके। मिस स्वॉन, जब आपके दादाजी जिंदा थे तब भी उन्हें इन बातों से जूझना पड़ा था। हर गुलाब के कांटे होते हैं। आपको संभलकर कदम रखना चाहिए, उसने सलाह दी। कैथरीन के उदासीन चेहरे पर हल्की ठंडक की झलक आई, जिसमें उसका दृढ़ निश्चय और गर्व साफ दिख रहा था। दस्तावेज में फाइनेंस मैनेजर का नाम देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें बेहद ठंडी और पैनी हो गईं। उसे सड़न को काटकर निकालना ही था। पुराना बाहर, नया अंदर। कैथरीन की स्वॉन कॉर्पोरेशन में कुछ जिम्मेदारियां थीं, जहां वह टैलेंटेड लोगों की बड़ी टीम को देखती थी। अगर हर फैसला चेयरपर्सन से होकर गुजरना पड़े तो इतने काबिल लोगों को रखने का क्या फायदा? कंपनी बिना किसी निर्णय लेने वाले के भी 2-3 महीने तक चल सकती थी। विसेंटे द्वारा चुनी गई मैनेजमेंट टीम कंपनी के बुनियादी काम संभाल लेती, लेकिन कैथरीन का 3 महीने में स्टॉक प्राइस को 30% बढ़ाने का लक्ष्य लगभग नामुमकिन था। ये लक्ष्य तभी पूरा हो सकता था जब वह ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढे जो स्वॉन कॉर्पोरेशन का स्टॉक तेजी से बढ़ा सके और शेयरहोल्डर्स को भारी उम्मीद दे सके। वरना ये सिर्फ एक सपना ही रह जाता। पिछले 2 दिनों से इंतजार करने के बाद लियोनेल परेशान हो रहा था कि कैथरीन ने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। उसे शक होने लगा कि कैथरीन की 3 महीने वाली योजना सिर्फ अस्थायी रणनीति है या उसके मन में कुछ और है। उसकी शांत मुद्रा लियोनेल को बेचैन कर रही थी। मिस स्वॉन, मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं। क्या आप देखना चाहेंगी? ये आपके दादाजी के दोस्तों के कॉन्टैक्ट्स हैं। उनकी मदद से हम कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, लियोनेल ने सुझाव दिया। उस वक्त कैथरीन अपने विंटेज फोन पर खेल रही थी, उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। जब लियोनेल बोल रहा था, तभी गेम में उसके सामने 4 सदस्यों की टीम आ गई, जबकि वह अकेली खेल रही थी। उसके हाथ में वीएसएस स्नाइपर राइफल थी और सामने पहाड़ी पर बैठा स्नाइपर 98 के राइफल के साथ कम से कम 6x स्कोप लिए हुए था। सामने वाली टीम को बढ़त हासिल थी। उन्हें लगा कैथरीन उनके लिए कोई खास खतरा नहीं है। सिर्फ लेवल 2 हेलमेट पहने कैथरीन अगर एक भी गोली खा लेती तो तुरंत मर जाती। बिना घबराए कैथरीन ने दक्षिण पूर्व कोने में एक स्मोक ग्रेनेड फेंका और फिर लियोनेल द्वारा रखे दस्तावेजों पर नजर डाली, मानो उसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। लुक्स गुड। लियोनेल ने झुककर उसके फोन में देखा और पाया कि यह वही गेम था जिसे उसका बेटा भी खेलता था। कैथरीन ने तुरंत वीएसएस का स्कोप खोला और 3 सटीक गोलियों से सामने वाले स्नाइपर को गिरा दिया। फिर उसने ध्यान भटकाने के लिए 2 और स्मोक ग्रेनेड्स फेंके। दुश्मनों ने सोचा कि वह डर गई है और भाग रही है। आखिरकार 1 बनाम 4 जीतने की संभावना लगभग 0 थी, लेकिन किसे पता था कि वह दरवाजे तक पहुंचकर एक हैंड ग्रेनेड से पूरी 4 सदस्यीय टीम को मार देगी। गुस्से में दुश्मन चिल्ला उठे, ये क्या बकवास है? क्या ये चीट कर रही है? वीएसएस से गॉडलाइक 98 के हार गया। गड़बड़ है, पक्का ये चीटिंग कर रही है। मैं रिपोर्ट करूंगा। अगर रिपोर्ट रिजेक्ट हुई तो मैं गेम डिलीट कर दूंगा। उनकी शिकायतें सुनकर कैथरीन ने उबते हुए मुस्कुराया और गेम बंद कर दिया। उसने देखा कि लियोनेल उसकी स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था। भौं उठाकर उसने उसे सवालिया नजर दी। शर्मिंदा होते हुए लियोनेल तुरंत बोला,
मैं बस देख रहा था, मेरा बेटा भी ये गेम खेलता है। लगता है आप बहुत अच्छी प्लेयर हैं। ये गेम दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका था। इसकी रोजाना की कमाई लगभग उतनी ही थी जितनी कभी कैथरीन द्वारा बनाए गए एक मोबाइल गेम की। असल में वो इसे डंकन कॉर्पोरेशन के लिए बनाने वाले नए गेम की तैयारी का हिस्सा मानकर खेल रही थी। मुझे पता है, कैथरीन ने शांत भाव से कहा और लियोनेल के दिए हुए दस्तावेजों को देखने लगी। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला और जोनाथन गुस्से और अहंकार से भरा अंदर आया। उसके पीछे लिंडा और जूनियर सेक्रेटरीज आ रही थीं। लिंडा ने कैथरीन की ओर देखते हुए सम्मान से कहा, मिस स्वॉन, इस रुकावट के लिए माफी चाहती हूँ। मैं मिस्टर जोनाथन को बाहर ले जाती हूँ। कैथरीन का चेहरा वैसा ही ठंडा रहा। उसने लिंडा को अपनी मर्जी से स्थिति संभालने दी, लेकिन जोनाथन ने लिंडा को धक्का देकर हटाया और गाली देते हुए बोला, बिच, दखल मत दो। मैं यहाँ इस अपशकुनी औरत से निपटने आया हूँ, तुमसे नहीं। दफा हो जाओ। उसकी निगाहों में लिंडा के लिए सिर्फ तिरस्कार था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सब लोग, यहाँ तक कि उसका पिता भी, लिंडा से क्यों डरते हैं। आखिरकार ये स्वॉन कॉर्पोरेशन थी एक दिन जिस पर उसका हक होना था। तो वह क्यों इस औरत को अपने मामलों में हस्तक्षेप करने देगा। लिंडा का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने बिजनेस फोन की ओर हाथ बढ़ाया ताकि सिक्योरिटी को बुला सके, लेकिन तभी उसकी नज़र कैथरीन की ठंडी आंखों से टकराई और उसने तुरंत समझ लिया कि कैथरीन क्या चाहती है। उसने फोन नीचे रख दिया और इंतजार करने लगी। जोनाथन को लगा कि लिंडा उससे डर गई है। वो खुद को हावी मानते हुए कैथरीन की मेज पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाया, तुम खुद को समझती क्या हो? किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुमने HR को मेरे अंकल को निकालने का हुक्म दिया? लियोनेल ने गहरी सांस ली। वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि स्वॉन्स ऐसा बिगड़ा हुआ लड़का कैसे पाल सकते हैं। शुक्र था कि विसेंटे ने पहले ही वसीयत लिख दी थी। अब वह देखना चाहता था कि कैथरीन इस बिगड़े हुए लड़के से कैसे निपटेगी। जब जोनाथन चिल्ला और गाली गलौज कर रहा था, कैथरीन बिल्कुल अप्रभावित रही, मानो वह वहां मौजूद ही न हो। जब उसने देखा कि उसकी हरकतों से कैथरीन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो वह और ज्यादा भड़क उठा। कैथरीन, तुम्हें लगता है कि यहाँ की बॉस तुम हो, है न? कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम दोषी हो? डर गई हो? कैथरीन ने टेबल पर रखा ऑफिस नेम प्लेट उठाकर जोनाथन को दिखाया। जोनाथन कुछ और बोलने ही वाला था कि उसकी इस हरकत ने उसे चौंका दिया। इसका मतलब क्या है? उसने उलझन से पूछा। हाँ, कैथरीन ने व्यंग्य भरी हंसी हंसी। उसकी खूबसूरत आंखों में तिरस्कार और उपहास झलक रहा था। शायद मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, लेकिन मिस्टर जोनाथन को भी पढ़ना नहीं आता क्या? जब जोनाथन अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब कैथरीन के पीछे खड़े लियोनेल ने बात साफ की। मिस्टर जोनाथन, इस नेमप्लेट पर लिखा है चेयरपर्सन। हर नेमप्लेट उस इंसान की जिम्मेदारी और पहचान को दर्शाता है। मिस स्वॉन के नेमप्लेट पर चेयरपर्सन लिखा है, यानी वह स्वॉन कॉर्पोरेशन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली हैं। उनके पास किसी को भी निकालने का पूरा अधिकार है। मुझे लगता है आप अब समझ गए होंगे, लियोनेल ने शांति से समझाया। दूसरे शब्दों में, वह जोनाथन की नासमझी पर तंज कस रहा था। अगर कैथरीन की बातों से जोनाथन को घर में परेशानी होती तो वह हंगामा कर सकता था, लेकिन दफ्तर में आकर यह हंगामा करना, ये तो सीधा मुसीबत मोल लेना था। लियोनेल की दखलंदाजी से जोनाथन के मन में उसके लिए और भी नफरत पैदा हो गई। सुनो, अपनी बकवास बंद करो। मैं हूँ जोनाथन स्वॉन, स्वॉन्स परिवार का वारिस। आगे चलकर पूरा खानदान मेरा होगा। मानो या ना मानो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही नौकरी से निकालूंगा। लेकिन लियोनेल बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस्टर जोनाथन, मैं इंतजार करूंगा कि आप मुझे निकालें। फिर ठहरकर उसने धीरे से कहा, लेकिन याद दिलाना चाहूंगा कि स्वॉन्स की सारी विरासत मिस स्वॉन को मिलेगी, आपको नहीं। आपके पास सिर्फ एक नाम है। तो बताइए, आप मुझे निकालेंगे कैसे?
लियोनेल की बातें जॉनथन के लिए मानो करारा तमाचा थीं। लियोनेल ने स्वॉन कॉर्पोरेशन में कई सालों तक सेवा की थी और यहाँ तक कि कॉबिन स्वॉन भी उसका सम्मान करते थे। और जॉनथन, वो खुलेआम लियोनेल पर चिल्ला रहा था। क्या वह अपनी कब्र खुद नहीं खोद रहा था? लियोनेल पर वार न कर पाने के बाद जॉनथन ने फिर से कैथरीन की ओर ध्यान दिया। कैथरीन, मेरी बात सुनो। तुम अपशकुनी औरत हो। जिस दिन से तुम लौटी हो, सब कुछ बिगड़ गया है। अपनी औकात पहचानो, यहाँ से निकलो और मेरे अंकल को कंपनी में वापस आने दो, वरना मैं तुम्हें पछताना सिखा दूंगा। इसी दौरान कैथरीन अचानक खड़ी हो गई। ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या करने वाली है। यहाँ तक कि जॉनथन भी हल्का सा घबरा गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भरोसा था कि कैथरीन उस पर हाथ नहीं उठाएगी। आखिरकार वह स्वॉन्स का इकलौता वारिस था। लोग उसे मिस्टर जॉनथन कहते थे। अगर कैथरीन ने उसे चोट पहुंचाई तो उसकी मां कभी उसे माफ नहीं करेगी। कैथरीन ने खड़े होकर ऑफिस पर एक नज़र डाली और उसकी निगाह अपने दादाजी की डिस्प्ले कैबिनेट पर जा ठहरी। उस कैबिनेट पर कई कीमती संग्रह रखे थे, जिनमें विसेंटे का प्रिय लेदर का घोड़े का कोड़ा क्रॉस व्हिप भी शामिल था। कैथरीन के ठंडे चेहरे पर हल्का सा उपहास भरा मुस्कान आई। वह धीरे धीरे कैबिनेट तक गई और कोड़ा हाथ में उठा लिया। अचानक कैथरीन ने पलटकर कोड़ा जोर से फटकारा। आवाज सीधे जॉनथन के पैरों के पास गूंजी। वह डरकर पीछे हट गया। संभलने के बाद भी उसने कैथरीन को घृणा और चुनौती भरी निगाहों से देखा। अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ, वह गरज कर बोला। लियोनेल ये दृश्य देखकर अपनी आंखें ढंक बैठा। उसे डर था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन कैथरीन ने जॉनथन की बातों को अनदेखा कर दिया। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। इस बार उसने कोड़ा तेजी से घुमाया और यह सीधे जॉनथन के कंधे पर पड़ा। अगले ही पल उसकी चीख पूरे ऑफिस में गूंज उठी। आह! हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि कैथरीन खुलेआम स्वॉन्स परिवार के इस बिगड़े हुए लड़के को कोड़े से मारेगी। यहाँ तक कि लिंडा और दूसरे कर्मचारी भी कैथरीन की हिम्मत देखकर दंग रह गए। कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, ये पहला वार लिंडा और लियोनेल का अपमान करने के लिए है। तुम स्वॉन्स के वारिस हो और उन्होंने इस परिवार के लिए बहुत योगदान दिया है। तुम्हें उन्हें नीचा दिखाने का कोई हक नहीं। इसके बाद उसने दूसरा वार किया। कोड़ा जॉनथन की पीठ पर इस तरह पड़ा जैसे निशाना खोजकर लगा हो। वो जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। उसकी कराहें ऑफिस में गूंजने लगीं। अभी अभी का घमंड पल भर में गायब हो गया था। कैथरीन, तुम पागल हो गई हो। मुझे मारने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम तो। उसके बोलने से पहले ही कैथरीन ने ठंडे स्वर में काटा। हाँ, मेरे पास हिम्मत है। और ये तीसरा वार तुम्हारे उस अपराध के लिए है जिसमें तुमने स्वॉन्स परिवार की इज्जत नहीं रखी और रिश्तेदारी का फायदा उठाकर कंपनी का पैसा गलत इस्तेमाल किया। कोड़ा तीसरी बार चला और सीधे जॉनथन के नितंबों पर पड़ा। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। दर्द से जमीन पर लोटपोट होकर चीख रहा था। खड़े होने की भी ताकत उसके पास नहीं बची थी। 3 वारों के बाद वह बुरी तरह घायल हो चुका था और अगले 2 हफ्तों तक सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। पहले 2 वार देखकर लियोनेल और बाकी सबको संतोष मिला। इस बिगड़े हुए लड़के को सबक मिलना ही चाहिए था। लेकिन जब सब कैथरीन से तीसरे वार का कारण सुनने को बेताब थे, तो उसने चुप्पी साध ली। लिंडा के इशारे पर लियोनेल ने सावधानी से पूछा, मिस स्वॉन, तीसरे वार की वजह? कैथरीन ने बिना झिझके ठंडे स्वर में कहा, कोई वजह नहीं है। मैंने किया क्योंकि मेरा मन था। यह जवाब पूरी तरह से कैथरीन की प्रकृति को दर्शाता था। वो कभी अपने काम का कारण बताने की जरूरत नहीं समझती थी। वो वही करती थी जो उसका मन चाहता था। अब जॉनथन टूट चुका था। उसने कैथरीन से बहस करने की हिम्मत भी खो दी थी। सब लोग सोच रहे थे कि कैथरीन आगे इस मामले को कैसे संभालेगी। तभी अचानक कॉबिन, कैथरीन के पिता, को खबर मिलते ही ऑफिस पहुंच गए। ये देखकर लियोनेल और लिंडा दोनों के चेहरे बदल गए। उन्हें जॉनथन से डर नहीं था, उसे तो सब बिगड़ा हुआ बच्चा मानते थे।
लेकिन कॉबन, वह अलग थे, कैथरीन के पिता और बिजनेस दुनिया में निर्दयी शख्सियत। अब हालात और उलझने वाले थे। कॉबन को जोनाथन की मौजूदगी का पता स्वॉन कॉर्पोरेशन में उसी पल चल गया था जब वह अंदर आया। उसे पता था कि उसका बेटा गुस्सैल स्वभाव का है, लेकिन अपने पिता के निधन के बाद से जिन हालातों से वह गुजर रहा था, उनमें उसे जोनाथन पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। भले ही उसने जोनाथन की बदतमीजियों की अफवाहें सुनी थीं, पर वह उन्हें नज़रअंदाज कर देता। उसे लगा था कि जोनाथन की मौजूदगी कैथरीन के लिए मुसीबत बनेगी और उसे उसकी औकात दिखा देगी। लेकिन ये सुनना कि जोनाथन की पिटाई हो गई है उसके लिए झटका था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे पता था कि कैथरीन निडर है, लेकिन क्या वह वास्तव में कंपनी के बीचों बीच जोनाथन को पीटने की हिम्मत कर सकती है? वह सब कुछ छोड़कर कैथरीन के ऑफिस पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। कैथरीन ने सचमुच जोनाथन की पिटाई की थी और बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका था। उसकी मौजूदगी में भी कैथरीन का चेहरा ठंडा और भावशून्य बना रहा। कॉबन की नज़र में यह उसके लिए गहरा अपमान था। कैथरीन ने हद पार कर दी थी और उसे लगा कि अब उसे सबक सिखाना और अपनी सत्ता जताना ज़रूरी है। कॉबन की ठंडी नज़रें कैथरीन पर टिक गईं और उसके शरीर से निकली ठंडी आभा ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। कैथरीन, तुमने जोनाथन को क्यों पीटा? कॉबन के गुस्से के सामने भी कैथरीन ने अपना संयम बनाए रखा और ठंडे स्वर में बोली, उसने खुद कहा था और मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसकी सीधी सपाट बात सुनकर आसपास खड़े लोग हंसी रोकने लगे। कैथरीन ने भान उठाए और लियोनेल की ओर देखा। लियोनेल तुरंत समझ गया और आगे बढ़कर बोला, ये सही है, मिस्टर। जोनाथन ने खुद मिस स्वॉन से कहा था कि उसे कोड़े मारें। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। लियोनेल ने ही नहीं, उसने लिंडा को भी बीच में खींच लिया। लिंडा भी इसकी पुष्टि कर सकती है। लिंडा ने लियोनेल को घूरा। हुंफ, ये चालाक बूढ़ा मुझे इसमें घसीटना चाहता है, उसने सोचा। फिर भी जोनाथन से परेशान होकर उसने भी गवाही दे दी। हाँ मिस्टर स्वॉन, ये सच है। उसी ने मिस स्वॉन से ऐसा करने को कहा था। मैं इसकी गवाह हूँ। कॉबन ने शक भरी नज़र से दोनों को देखा। ये काफी था कि लियोनेल कैथरीन का साथ दे रहा था, लेकिन अब लिंडा भी। कॉबन ने लिंडा को कई बार अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा मना कर देती थी। और अब सबके सामने वह खुलकर कैथरीन का साथ दे रही थी। ये तो वफादारी का ऐलान था। कॉबन का चेहरा और भी गहरा पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कैथरीन को हमेशा कम आंका था। अगर अभी उसे काबू में नहीं किया तो आगे चलकर वह समस्या बन सकती है। उसने ठान लिया कि यह मौका कैथरीन को उसकी औकात दिखाने के लिए सही है। कैथरीन, भले ही जोनाथन ने बेवकूफ़ी भरी बात कही हो, लेकिन वह तुम्हारा भाई है। क्या तुम्हारे मन में ज़रा भी पारिवारिक स्नेह नहीं? उसने मजाक में कहा था और तुमने सचमुच उसे पीट दिया। स्वॉन कॉर्पोरेशन की नेता होने के नाते क्या तुम में ज़रा भी करुणा नहीं होनी चाहिए? ये कॉबन का गंभीर आरोप था, लेकिन कैथरीन की ठंडी नज़र में उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। यही तो वजह है कि मैंने उसे पीटा, क्योंकि वह मेरा परिवार है, वरना नतीजा और भी बुरा होता। कॉबन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। बताओ, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि तुमने इतनी बेरहमी से पीटा? अगर यह $1 मिलियन एडवांस की बात थी, तो तुम अपनी माँ या मुझसे कह सकती थी। क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने बेटे को नहीं संभाल सकते? कैथरीन की ठंडी आवाज़ गूंजी। अगर उसने कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाया तो? स्वॉन कॉर्पोरेशन का कोई कर्मचारी अगर कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाए, तो क्या हम उसे घर भेज देंगे और कहेंगे कि उसके माता पिता उसे समझाएं? कॉबन और भी गंभीर होते हुए बोला, कैथरीन, क्या तुम्हारे पास सबूत है? जोनाथन तो कंपनी का कर्मचारी भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि वो कंपनी के लिए खतरा है? कैथरीन ने तुरंत कंप्यूटर खोला, एक दस्तावेज निकाला और उसे थमा दिया। कॉबन ने झिझकते हुए दस्तावेज लिया और पढ़ते ही उसके चेहरे पर सदमे और फिर गुस्से के भाव उभर आए।
उसमें जॉनथन के चाचा ब्रूस लैंग की गबन की करतूतों के सबूत थे। कैथरीन ठंडे स्वर में बोली, मिस्टर स्वॉन, जॉनथन मेरे पास आया और उसने मांगा कि उसके चाचा को दोबारा कंपनी में रखूं। भविष्य में किसी मिलीभगत या भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए मुझे वही करना पड़ा जो मैंने किया। कॉबन ने दस्तावेज कसकर पकड़े, उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। ब्रूस ने इतने बड़े पैमाने पर गबन करने की हिम्मत की थी, और ऊपर से जॉनथन का इसमें शामिल होना, ये किसी बर्बादी से कम नहीं था। कॉबन ने गहरी सांस ली और आखिर कैथरीन से सहमति जताई। तुम सही हो, उसने पिटाई डिजर्व की थी। बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारा हक है। अगर उसने सबक नहीं सीखा तो मैं घर जाकर उसकी टांगें तोड़ दूंगा। जॉनथन ने सोचा था कि पिता उसका साथ देंगे, लेकिन ये सुनकर उसकी उम्मीद पल भर में बुझ गई। दर्द से तड़पता वह फिर बेहोश हो गया। कैथरीन को समझ आया कि कॉबन उसे बार बार उनके खून के रिश्ते की याद दिला रहा है ताकि वह जॉनथन पर कानूनी कार्रवाई न करे। हाँ, कितना दयनीय। उसने अपने दादा से वादा किया था कि जब तक बहुत जरूरी न हो, स्वॉन परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और वह वादा निभाएगी। उसकी नज़र कॉबन पर गई और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। फादर, उस हालत में ब्रूस की समस्या आप संभाल लीजिए। फादर कहकर कैथरीन ने साफ इशारा कर दिया कि मामला निजी तौर पर सुलझ सकता है। कॉबन ने गुस्से में दांत भींच लिए, लेकिन मजबूर होकर बोला, ठीक है, यह मुझे संभालने दो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। उसने धीरे से अपने असिस्टेंट को आदेश दिया, मिस्टर जॉनथन को बाहर ले जाओ। असिस्टेंट ने तुरंत पालन किया और बेहोश जॉनथन को खींचते हुए बाहर ले गया। बाकी कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए। लिंडा को कैथरीन की क्षमता का अंदाजा हो गया। विसेंटे ने सचमुच सही उत्तराधिकारी चुना था। जाने से पहले लिंडा अचानक कैथरीन की ओर मुड़ी और आदर से झुककर बोली, मिस स्वॉन, अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए। लियोनेल अपनी खुशी रोक नहीं सका। आधे दिन में ही कैथरीन ने स्वॉन कॉर्पोरेशन की सबसे मुश्किल कर्मचारी लिंडा का दिल जीत लिया। ये साफ था कैथरीन स्वॉन कॉर्पोरेशन का नेतृत्व करने के लिए ही बनी थी। रेचल तेजी से अस्पताल पहुंची और देखकर दहशत में रह गई कि जॉनथन बिस्तर पर पड़ा था। पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। उसका चेहरा पीला और निस्तेज लग रहा था, मानो वह मर ही गया हो। ये दृश्य रेचल के दिल को हिला गया और उसके पैरों में जैसे जान ही न रही। भले ही वह लियाना से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जॉनथन उसके दिल में खास जगह रखता था। आखिरकार वह स्वॉन्स परिवार में केवल इसलिए टिक पाई थी क्योंकि उसने बेटे को जन्म दिया था। सावधानी से उसके पास पहुंचते हुए रेचल के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जॉनी, ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ? जॉनथन को अपने पिता से नाराजगी थी क्योंकि उन्होंने उसका साथ नहीं दिया था। हालांकि कॉबन हमेशा से बच्चों पर सख्त था, इसलिए जॉनथन कभी बोल नहीं पाया। लेकिन अब जब उसकी मां उसके लिए मजबूत सहारा बनकर खड़ी थी, सब कुछ अलग लग रहा था। दर्द के बावजूद जॉनथन ने हिम्मत जुटाई, बैठ गया और रेचल की ओर लपका। अचानक हुई हरकत से उसे असहनीय दर्द हुआ। आंसू उसके चेहरे पर बह निकले और उसकी गुहार और भी सच्ची लगने लगी। मम्मी, आप आखिरकार आ गईं। अगर आप नहीं आती तो वह अपशकुनी मुझे मार ही डालती। उसने मुझे राइडिंग क्रॉप से पीटा है। दर्द इतना है कि लगता है मैं मर ही जाऊंगा। रेचल के हाथ कांप रहे थे जब उसने जॉनथन का चेहरा थामा और उसके आंसू पोंछे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। जॉनथन ने अपनी पीठ के घाव रेचल को दिखाए। बैंगनी पड़े जख्म देखकर रेचल सिहर उठी। अपने बेटे पर उसने जन्म से अब तक कभी हाथ नहीं उठाया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैथरीन ने इतनी हिम्मत की कि उसके बेटे को इस तरह पीटा। क्या वह अपशकुनी पागल हो गई है? रेचल दांत भींचकर बोली, कैथरीन कहाँ है? गुस्से से भरी रेचल उठ खड़ी हुई और कॉबन को घूरते हुए बोली, क्या तुम यूं ही खड़े रहोगे और उस अपशकुनी को हमारे बेटे को चोट पहुंचाने दोगे? कॉबन भी भीतर से गुस्से में था और रेचल की नाराजगी समझ सकता था।
लेकिन उसका सबके सामने इस तरह सवाल करना उसे और भड़का गया। शांत हो जाओ, उसने कहा। मैं शांत कैसे रहूं जब हमारे बेटे को इतनी बेरहमी से पीटा गया है? बताओ, मैं कैसे शांत रहूं? रेचल ने पलटकर कहा। रेचल ने दांत भींचे और गुस्से से कॉबिन को घूरती रही। कॉबिन ने सख्त नज़र से उसे देखा और कहा, मेरे साथ आओ। वो उसे वार्ड से बाहर ले गया और पास के छोटे मीटिंग रूम में ले गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, कॉबिन ने गुस्से में कैथरीन द्वारा दिए गए कागज़ों का ढेर रेचल के चेहरे पर दे मारा। इन कागज़ों को ध्यान से देखो। देखो तुम्हारे कजिन ने क्या किया है। न केवल वह पकड़ा गया है, बल्कि उसने हमारे बेटे को भी फंसा दिया है। बताओ, अब मैं क्या करूं? रेचल एक पल के लिए सन्न रह गई। दस्तावेज पढ़ने के बाद वह भड़क उठी। अब उसे समझ आया कि उसके रिश्तेदार मददगार नहीं बल्कि बोझ हैं। लेकिन रेचल इतनी काबिल थी कि मौके पर खुद को संभाल सके। उसने शांत होकर कॉबिन की ओर देखा। इस बारे में अभी बात मत करो। पहले हमें कैथरीन से निपटना होगा। क्या तुमने उस अपशकुनी पर ज्यादा नरमी नहीं बरती? वो अपनी मर्जी करती है और अब जोनाथन को भी चोट पहुंचा दी। सुन लो, अगली बार अस्पताल के बिस्तर पर शायद मैं रहूं। कॉबिन ने उसे ठंडी नज़र से देखा और होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। क्या सचमुच तुम इतनी छोटी सोच रखती हो? तुम्हें लगता है हमें कैथरीन से डरना चाहिए? वह तो बस एक मस्खरा है। असली खतरा उसके पीछे मौजूद लोगों से है। लियोनेल बोल्टन ने हाल ही में विसेंटे से करीबी पुराने व्यापारियों से फिर से संबंध बनाए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि बेवकूफ़ कैथरीन अकेली कुछ कर पाएगी? रेचल को साफ समझ आ गया कि कॉबिन उसे कभी अहमियत नहीं देता, चाहे उसने सालों से एक शालीन और अमीर औरत की छवि क्यों न बनाए रखी हो। तो इसमें लियोनेल भी शामिल है? उसने पूछा। कॉबिन ने ठंडी हंसी हंसी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। शायद, लेकिन मैं अभी जांच कर रहा हूँ। मुझे लगता है इसके पीछे कोई और ताकत है। लियोनेल की सीमित शक्ति से ये सब पता लगाना आसान नहीं। कैथरीन की तो बात ही छोड़ो। अभी उसे घमंड करने दो। जब मैं उसके पीछे वालों का पर्दाफाश करके उन्हें खत्म कर दूंगा, तब मैं कैथरीन को वापस गांव भेज दूंगा। वही उसका अंत होगा। याद रखना, उससे उलझने मत जाना। बस हमारे बच्चों का ध्यान रखना और यह सुनिश्चित करना कि वो कुछ भी भांप ना पाए, कॉबिन ने सख्ती से चेतावनी दी। ये कहकर कॉबिन ने दरवाज़ा खोला और अस्पताल से निकल गया। अगर जोनाथन घायल न होता, तो वह शायद अस्पताल आने की भी जहमत न उठाता। रेचल ने उसे जाते हुए ठंडी नज़रों से देखा, आंखें सिकोड़ ली और उनमें नुकीली चमक उभर आई। कैथरीन, तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया है। अब तुम गलत इंसान से टकरा गई हो, उसने खुद से बड़बड़ाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर कैथरीन के लिए एक और चुनौती इंतजार कर रही थी। अगले दिन पहली क्लास की घंटी बजते ही कैथरीन धीमे कदमों से क्लासरूम में दाखिल हुई। जैसे ही वह आई, सारी निगाहें उसी पर टिक गईं। कैथरीन ठंडे चेहरे और खाली नज़रों के साथ अपनी सीट की ओर बढ़ी। उसकी चाल में आलस और थकान झलक रही थी। जैसे ही वह दाखिल हुई, ब्रायन, जो अब तक ठंडे चेहरे के साथ बैठा था, अचानक बदल गया। उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान फैल गई, मानो वह दूसरा इंसान बन गया हो। वो खड़ा हुआ और कैथरीन के लिए कुर्सी खींचते हुए आदर से बोला, बॉस प्लीज। ब्रायन की चापलूसी पर भी कैथरीन का चेहरा निर्विकार रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपनी जगह बैठ गई। वह मेज पर सिर टिकाकर बैठ गई। ब्रायन धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठा, ये ध्यान रखते हुए कि कोई आवाज न हो। उसने मन ही मन कसम खाई थी कि वो कैथरीन को स्कूल में चैन से सोने देगा। चाहे कुछ भी हो, पहली क्लास लिटरेचर की होनी चाहिए थी, लेकिन लिटरेचर टीचर नहीं आई। उनकी जगह होम रूम टीचर, साथ में सख्त स्वभाव की मैथ टीचर और प्रिंसिपल कक्षा में दाखिल हुए। क्लास 8 के छात्रों को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गंभीर होने वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल का इस तरह आना बेहद दुर्लभ था। मैथ टीचर ने कैथरीन की ओर देखा, जो अब भी सो रही थी। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई।
सर, इस छात्रा को देखिए। जब पूरी क्लास पढ़ाई कर रही होती है, ये रोज सोती रहती है। ऐसे छात्रा अच्छे परिणाम कैसे ला सकती है? मैथ टीचर की बात सुनकर प्रिंसिपल ने भी कैथरीन की ओर नजर घुमाई। वो पहले ही उसकी पृष्ठभूमि जांच चुके थे और जानते थे कि उसके अंक उसकी असली पढ़ाई से मेल नहीं खाते। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कैथरीन इतनी मुश्किल स्वभाव की भी है। ऐसी छात्रा को रखना स्कूल के लिए परेशानी ही लाएगा। दोनों शिक्षकों के जोर देने पर प्रिंसिपल ने तय किया कि कैथरीन की समस्या को वे खुद देखेंगे। होम रूम टीचर ने प्रिंसिपल की ओर देखा और अनुमति मांगी। प्रिंसिपल ने गंभीर आवाज में कहा, तुम क्लास 8 के होम रूम टीचर हो, इसलिए इसे तुम संभालो। लेकिन मैं यहाँ मौजूद रहूंगा। होम रूम टीचर ने सिर हिलाया और मंच पर खड़े होकर क्लास 8 के छात्रों की ओर गंभीर नजरों से देखा। बच्चों, हमारी क्लास में एक गंभीर घटना हुई है। हालांकि यह अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। अगर सच सामने आया तो कड़ी सजा दी जाएगी। मैथ टीचर आगे बढ़ी, होम रूम टीचर की बात से नाराज। मैं सीधी बात करूंगी। कुछ उपद्रवी छात्रों ने क्लास 8 की शानदार छवि को दागदार किया है। नकल और क्लास के नियमों की खुलेआम अवहेलना। हम इस छात्रा को सबके सामने उजागर करेंगे और स्कूल से निकाल देंगे। जैसे ही उसने कहा, क्लास 8 के सारे छात्र समझ गए कि वो किसकी बात कर रही है। मैथ टीचर के चेहरे पर झलकती उत्सुकता ने उन्हें जवाब दे दिया। सावधानी से सबने सोती हुई कैथरीन की ओर नजर डाली, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा। ब्रायन की चिंता बढ़ गई जब उसने कैथरीन की ओर देखा। कक्षा में प्रिंसिपल की मौजूदगी ने स्थिति की गंभीरता स्पष्ट कर दी थी। वह एक पल के लिए झिझका। हालात बिगड़ते देख उसने फैसला किया कि आगे कुछ करने से पहले कैथरीन को जगह देना चाहिए। बॉस, कुछ गड़बड़ है, उठो। जैसे ही उसने कहा, अगले ही पल कैथरीन धीरे धीरे जागी और उसकी ओर देखा। ब्रायन थोड़ा असहज महसूस करने लगा और मंच की ओर इशारा किया, जहां कई लोग खड़े थे। कैथरीन ने सिर उठाकर मंच की ओर देखा। वो गणित की अध्यापिका की नफरत भरी निगाहों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। हालांकि अभी अभी जागी थी, लेकिन कैथरीन का ठंडा और निश्चल चेहरा एक आलसी सी मासूमियत में बदल गया था। मंच पर खड़ी गणित अध्यापिका कैथरीन के अपराधबोध की कमी से बुरी तरह चिढ़ गई। उसने हाथ में पकड़ी कुछ परीक्षा की कॉपियां लहराईं और आत्मविश्वास से क्लास 8 के छात्रों को संबोधित किया। यहाँ हमारे विद्यालय सिंसियर हाई स्कूल के श्रेष्ठ छात्र मौजूद हैं। क्लास 8 हमेशा अपनी शैक्षिकी उपलब्धियों और चरित्र के लिए जानी जाती है, लेकिन किसी ने इस प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। हमें ऐसे छात्र के साथ क्या करना चाहिए? छात्रों को कैथरीन के खिलाफ भड़काने का उसका तरीका बेहद सोचा समझा और घिनौना था। तुरंत ही कैथरीन सबकी नफरत का निशाना बन गई। लियाना ने बात आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस की। मिसेस, मेरा मानना है कि ऐसे विघटनकारी छात्र को हमारी क्लास से निकाल देना चाहिए ताकि हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। गणित अध्यापिका लियाना का जवाब सुनकर बेहद संतुष्ट हुई। लियाना सचमुच हमारे विद्यालय की श्रेष्ठ छात्रों में से एक है। ये बात बिल्कुल सही है। लियाना की तारीफ करने के बाद उसकी निगाह कैथरीन की ओर गहरी नफरत से मुड़ गई। कैथरीन, तुम्हें याद है तुमने पहले क्या कहा था? कैथरीन ने ठंडी नजरों से उसे देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोली। अध्यापिका ने कैथरीन की चुप्पी को अपराधबोध समझ लिया। वो उसकी असली सच्चाई सबके सामने लाने और उसे विद्यालय से निकालने का इंतजार कर रही थी। तुमने दावा किया था कि अगर परीक्षा में सर्वोच्च अंक नहीं आए तो तुम खुद विद्यालय छोड़ दोगी। तुम्हें हर विषय में पूर्ण अंक मिले हैं और मानना पड़ेगा कि तुम्हारी नकल करने की कला अद्भुत है। लेकिन नकल का मतलब है कि परिणाम रद्द हो जाते हैं। यानी तुम न केवल कक्षा की सर्वश्रेष्ठ छात्रा हो, बल्कि पूरे ग्रेड की सबसे बुरी भी हो। ये कहते हुए गणित अध्यापिका का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया और स्वर ऊंचा हो गया। तो बताओ, तुम कब क्लास 8 छोड़कर सबको एक स्वस्थ पढ़ाई का माहौल देने वाली हो? ये सुनकर पूरी कक्षा हिल गई। सबके ध्यान में दो बातें आईं। पहली, कैथरीन को हर परीक्षा में पूर्ण अंक मिले।
दूसरी, उसने बिना पकड़े गए नकल की होगी। ब्रायन हैरान था और बाकी छात्र भी स्तब्ध रह गए। कैथरीन को अविश्वास से देखते हुए ब्रायन बोला, बॉस, तुम्हारी चीटिंग स्किल्स तो कमाल की हैं। कैथरीन ने उसे घूर कर देखा, मानो कह रही हो कि वह मूर्ख है। फिर अगले ही पल कैथरीन उठ खड़ी हुई और मंच की ओर देखती रही। मुझे याद है मैंने क्या कहा था, लेकिन तुम्हें मुझे नकल का दोषी ठहराने का अधिकार किसने दिया? सबूत कहाँ है? उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, जिसमें तिरस्कार टपक रहा था। कैथरीन की दलीलें सुनकर गणित अध्यापिका और अधिक गुस्से से भर गई। क्या इसके लिए सबूत चाहिए? तुमने तो प्राथमिक विद्यालय भी पूरा नहीं किया और अचानक 15th ग्रेड की परीक्षा में पूर्ण अंक ले आई। क्या तुम सचमुच कह रही हो कि तुमने नकल नहीं की? तुम्हारी उत्तर पुस्तिकाएं ही सबूत हैं। कैथरीन के होठों पर आत्मविश्वासी मुस्कान उभरी। उसने भौहें उठाईं और हल्की मुस्कान के साथ और भी आकर्षक लगने लगी। मतलब, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? उसके तीखे शब्द सुनकर ब्रायन तुरंत उसकी तरफदारी करने लगा। बिल्कुल सही, अगर सबूत नहीं है तो झूठे आरोप मत लगाओ। किसी को दोष देना है तो कम से कम सबूत पेश करो। डेविड और अन्य छात्रों ने भी धीरे धीरे उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, सबूत कहाँ है? हमें दिखाओ सबूत। क्या आपके पास कोई सबूत नहीं है? छात्रों की बातें सुनकर गणित अध्यापिका शर्मिंदा और परेशान हो गई। तुम लोग विद्रोह कर रहे हो। साफ साफ सबूत सामने हैं और तुम मुझसे प्रमाण मांगते हो। ये बकवास है। मान लो वरना मैं तुम सबको डिटेंशन दूंगी। धमकी मिलते ही कक्षा में समर्थन करने वाली आवाजें थम गईं। पास ही स्नातक परीक्षाएं थीं और कोई अपने रिकॉर्ड पर बुरा निशान नहीं चाहता था। कुछ पल की चुप्पी के बाद कैथरीन ने फिर कहा। उसकी आवाज़ अब भी भावशून्य थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व से निकली ठंडक ने सबको सहने पर मजबूर कर दिया। जब कोई खास छात्रा अपनी राय देती है तो आप उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब अन्य छात्र अपनी राय रखते हैं तो आप उन्हें डिटेंशन की धमकी देते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर सबकी राय चाहिए तो सब पर समान नियम लागू कीजिए। कैथरीन की भावशून्य शक्ल के पीछे का दबाव इतना गहरा था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। जिन छात्रों को डिटेंशन की धमकी मिली थी, उन्होंने भी अध्यापिका की नाइंसाफी को समझ लिया। हाँ, ये दोहरा मापदंड क्यों? हमने कुछ गलत तो नहीं कहा। बिल्कुल सही। कक्षा का माहौल बिगड़ता देख प्रिंसिपल का चेहरा गंभीर हो गया। तभी होमरूम टीचर बीच में आ गईं। सब लोग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। उनकी बात पर पूरी कक्षा चुप हो गई क्योंकि सभी उनका आदर करते थे। चुप्पी छाने के बाद उनकी नज़र कैथरीन पर गई। कैथरीन, तुम हाल ही में हमारी कक्षा में शामिल हुई हो और हम तुम्हारी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं। इस बार तुम्हें हर विषय में पूर्ण अंक मिले हैं। बेहतर होगा कि तुम सबको स्थिति समझाओ और अपना नाम साफ करो। कैथरीन होमरूम टीचर का सम्मान करती थी, इसलिए वो उनकी बात मानने को तैयार थी। उसकी निगाहें थोड़ी नर्म हो गईं और वह बोली, मिसेस, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। होमरूम टीचर ने उत्सुकता से अनुमति दी। मैंने सुना है कि थेशन का टेस्ट पेपर आपने खुद बनाया था, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वह पेपर लीक हुआ था? कैथरीन सीधी खड़ी होकर दृढ़ आवाज में बोली। होमरूम टीचर कुछ पल के लिए चौंक गईं, फिर जवाब दिया, हाँ, टेस्ट पेपर मैंने खुद बनाया था और मैं आश्वस्त हूँ कि उसके लीक होने की कोई संभावना नहीं थी। परीक्षा से ठीक पहले मैंने कुछ बदलाव किए थे ताकि किसी को पहले से प्रश्नों का पता न हो। कैथरीन ने अगला सवाल रखा, जो सीधे उसका पक्ष साबित करता था। तो फिर पूर्ण अंक कितने लोगों ने पाए? सिर्फ तुमने, होमरूम टीचर ने जवाब दिया। कैथरीन ने कंधे उचका दिए और चुप हो गई। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, जब तक पूरी कक्षा अपनी सोचने समझने की क्षमता खो न चुकी हो। उसकी बातें भले ही रहस्यमय लगी, लेकिन ब्रायन तुरंत समझ गया। अचानक उसने ऊंची आवाज में कहा, ओह, अब मुझे समझ आया तुम क्या कहना चाहती हो। ब्रायन के आवाज लगाते ही सबका ध्यान उसकी ओर गया। अब पूरी कक्षा उसकी सफाई सुनने के इंतजार में थी।
ब्रायन पीछे नहीं हटा और सबकी आंखों में आंखें डालकर बोला। कैथरीन ने साफ कहा है, ब्रायन आत्मविश्वास से बोला। जब टेस्ट के सवाल लीक हो ही नहीं सकते, तो यह नामुमकिन है कि उसने पहले से उन्हें हासिल कर चीटिंग की हो। और अगर उसने चीटिंग करनी ही होती, तो किसी और से कॉपी करनी पड़ती। लेकिन किसी ने उससे ज्यादा अंक ही नहीं लिए, तो वो आखिर किससे कॉपी करती? तर्क बिल्कुल साफ है। तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? ब्रायन की बात सुनकर सबको बात समझ आई और सबने सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। बिल्कुल ठीक कहा, ये तो तथ्य है, डेविड बोला। ब्रायन जो कहता है, वही सच्चाई है। ये सुनकर सबने डेविड की तरफ आंखें तरेरी। क्लास टीचर को भी ये तर्क सही लगा। उसने प्रिंसिपल की ओर देखा, उनके जवाब का इंतजार करते हुए। लेकिन गणित की अध्यापिका अब भी मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने घमंडी लहजे में कहा, कौन जानता है उसने कौन से हथकंडे अपनाए। जब इंसान ठान ले, तो कई तरह की चालें निकाल सकता है। मैं तो नहीं मानती। अगर वो सच में इतनी काबिल है, तो क्या सिंसियर हाई स्कूल की सबसे एडवांस क्लास के सारे बच्चे उससे कमतर हैं? क्या वो प्राथमिक स्कूल की बच्ची से भी पीछे हैं? ब्रायन को लगा कि इस बार टीचर हद पार कर गई हैं। मामला साफ था, फिर भी अध्यापिका ऐसी बातें कह रही थी। ये खुली उकसावे की कोशिश थी। भले ही ब्रायन को नहीं पता था कि कैथरीन ने कैसे किया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसमें काबिलियत है। कमरे का माहौल अजीब सा हो गया। क्लास टीचर ने प्रिंसिपल से बात की और फिर एक नया फैसला सुनाया। इस स्थिति में कैथरीन यही सबके सामने टेस्ट देगी। उन्होंने गणित की अध्यापिका की तरफ मुड़कर पूछा, आपको क्या लगता है? गणित अध्यापिका को तो अपनी इज्जत वापस चाहिए थी। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, मैं मानती हूँ। फिर कैथरीन को ताना मारते हुए बोली, लेकिन क्या वो टेस्ट देने को तैयार होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ पकड़े जाने के डर से पीछे हट जाए। ये सुनकर ब्रायन गुस्से से फट पड़ा। उसे चिंता थी कि अगर कैथरीन ने पिछली बार अंदाजे से सही कर लिया हो, तो इस बार मुश्किल हो सकती है। उसने धीमे स्वर में कैथरीन से कहा, बॉस मत मानो। सच हमारे साथ है। हमें ऐसे नाइंसाफी भरे शर्त क्यों माननी चाहिए? लेकिन कैथरीन ने कुछ नहीं कहा। उसकी ठंडी नज़रें क्लास टीचर पर टिकी थीं, जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं। मैं मानती हूँ, कैथरीन बोली। वह जानती थी कि गणित अध्यापिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। इसलिए उसने ठान लिया कि वह अपनी असली काबिलियत दिखाकर उन्हें चुप कराएगी। क्लास टीचर ने तुरंत एक नया सेशन टेस्ट निकाला, जिसे पहले कभी पब्लिक नहीं किया गया था, और कैथरीन के सामने रख दिया। कैथरीन कमरे के बीचों बीच बैठी और क्लास, दोनों अध्यापक व प्रिंसिपल निगरानी में खड़े हो गए। परीक्षा 150 अंकों की थी और समय 90 मिनट। सबकी नज़रों के सामने कैथरीन ने पेपर मिलते ही लिखना शुरू कर दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मानो बिना सवाल देखे ही उत्तर लिख रही हो। अंदाजे से भी जवाब देने के लिए सवाल पढ़ना पड़ता है, लेकिन कैथरीन 1 सेकंड में एक सवाल हल कर रही थी। ये तो अंदाज़ा लगाने वालों से भी तेज था। 90 मिनट का पेपर उसने सिर्फ 10 मिनट में पूरा कर लिया। पेंसिल रखते ही पूरी क्लास दंग रह गई। सबके मुंह खुले रह गए। प्रिंसिपल तक चौंक गए, तो छात्र तो और भी हैरान थे। उन्होंने क्लास टीचर को धक्का दिया, देखो जरा। क्लास टीचर ने पेपर उठाकर देखा। एक भी सवाल खाली नहीं था। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। कुछ मिनट बाद उन्होंने जोर से कहा, फुल मार्क्स। उनकी आवाज में खुशी झलक रही थी। इतने सालों में उन्होंने कभी ऐसा छात्र नहीं देखा था। उन्होंने कांपते हाथों से पेपर प्रिंसिपल को थमाया। फिर से फुल मार्क्स। गणित अध्यापिका झपटकर पेपर ले गईं। ये कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाईं। उन्होंने बार बार सवाल और जवाब देखे, लेकिन कैथरीन ने सच में पूरे अंक लिए थे। क्लास के छात्र कैथरीन को हैरत से देख रहे थे, जैसे वह इंसान नहीं कोई अजूबा हो। आखिर अफवाह थी कि उसने प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं किया और क्लास में हमेशा सोती रहती है। तो फिर यह कैसे मुमकिन था? क्या वह सच में टेस्ट गॉड है? कैथरीन कुर्सी पर आराम से पीछे झुक गई।
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उसे दूसरों की हैरानी से कोई मतलब ही न हो। लेकिन गणित अध्यापिका के चेहरे पर एक के बाद एक भाव बदलते रहे, कभी गुस्सा, कभी सदमा। अब कैथरीन ने अपनी काबिलियत से खुद को साबित कर दिया था। वह क्लास की और ग्रेड की टॉपर थी। उसके अंक असली और योग्य थे। ब्रायन डर रहा था कि कैथरीन कहीं हार न जाए, लेकिन अब वह स्तब्ध था। उसे लग रहा था कि उसने सच में सही बॉस चुना है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आया कि ब्रायन की नज़र सही थी। ब्रायन ने गणित अध्यापिका की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, मुझे याद है आपने कैथरीन से शर्त लगाई थी और कहा था कि इंसान को अपनी बात पर टिके रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप खुद अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगी। गणित अध्यापिका का चेहरा गुस्से से लाल और फिर सदमे से पीला पड़ गया। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। क्लास टीचर को भी लगा कि अध्यापिका ज्यादा बढ़ गई हैं। कैथरीन ने खुद को साबित किया है, तो अब उन्हें अपने शब्दों पर अमल करना चाहिए। ब्रायन सही कह रहा है, क्लास टीचर ने कैथरीन का पक्ष लेते हुए कहा। आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। गणित अध्यापिका होंठ काटकर चुप रह गईं। उनका चेहरा गुस्से और शर्म से भर गया। लेकिन ब्रायन पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने कहा, आपको सिर्फ माफी ही नहीं मांगनी चाहिए। आपने कैथरीन पर बेवजह चीटिंग का आरोप लगाकर उसकी इज्जत खराब की है। अगर यह बात फैलती, तो हमारी क्लास और पूरे सिंसियर हाई स्कूल की बदनामी होती। आप ही ने कहा था कि इंसान को अपने शब्दों पर टिकना चाहिए। अब आप हमें मिसाल दिखाइए। ब्रायन की ठंडी आवाज ने कमरे में सन्नाटा भर दिया। क्लास टीचर और छात्रों के लगातार आग्रह के सामने मैथ टीचर की आंखें इतनी बड़ी हो गईं मानो अभी बाहर गिर पड़ेंगी। वह झुकना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल वहीं मौजूद थे। प्रिंसिपल ने पहले ही उसे एक नज़र डाली थी, मानो कह रहे हों कि जल्दी फैसला करो। प्रिंसिपल को नाराज करने से बचने के लिए उसे समझौता करना ही पड़ा। उसने कैथरीन की ओर ठंडी नज़रों से देखा और दांत भींचते हुए बोली, कैथरीन, माफ करना, मैं अपनी पिछली बात वापस लेती हूँ। कैथरीन ने धीरे धीरे मैथ टीचर को देखा। अगर उसने ईमानदारी से माफ़ी मांगी होती तो कैथरीन उसे माफ़ कर देती। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप कुछ भूल गईं? कैथरीन ने अचानक पूछा। जैसे ही उसने ये कहा, ब्रायन और बाकी सबने भी आवाज़ लगाई। हाँ, आपने पहले जो वादा किया था, वो भूल गईं क्या? मैथ टीचर पलटी और ब्रायन पर घूरते हुए ठंडी आवाज़ में बोली। चुप रहो। ब्रायन ने कंधे उचका दिए, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। फिर बनावटी दुखी चेहरा बनाकर बोला, ठीक है, अगर आप अपनी बात पर नहीं टिकती, तो शायद हमें अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि यह कैसी स्कूल है। ये सुनते ही प्रिंसिपल का चेहरा तुरंत उतर गया। प्रिंसिपल अच्छी तरह जानते थे कि ब्रायन का बैकग्राउंड और स्टेटस क्या है। अगर पेरेंट्स काउंसिल को इस बारे में पता चल गया, तो मामला गंभीर हो सकता था। डेविड और बाकी सब भी चौंक गए। ब्रायन को कभी अपने परिवार या हैसियत का दिखावा करना पसंद नहीं था। ये पहली बार था जब उसने अपनी फैमिली की ताकत का इस्तेमाल किया, और वो भी कैथरीन की मदद करने के लिए। लग रहा था कैथरीन ब्रायन के लिए बहुत खास थी। प्रिंसिपल ने मैथ टीचर से कहा, छात्रों से किया वादा निभाना जरूरी है। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। आप इस मामले को सुलझाकर मुझसे मिलने आएं। प्रिंसिपल जाते जाते मैथ टीचर को एक चेतावनी भरी नज़र डाल गए। ये देखकर मैथ टीचर डर गई। अब उसे नफरत करने के लिए एक और इंसान मिल गया, ब्रायन। अगर ब्रायन ने प्रिंसिपल को अपनी फैमिली की ताकत से धमकाया न होता, तो उसे माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती। चाहे मन न भी हो, उसने दांत भींच कर कहा, मैं सुअर हूँ। फिर कैथरीन की ओर घूरते हुए बोली, अब खुश हो। कैथरीन ने बस कंधे उचकाए और हल्की हंसी उड़ाई। मैथ टीचर और बर्दाश्त न कर सकी। दरवाज़ा धड़ाम से खोला और बाहर निकल गई। होमरूम टीचर ने बेबसी से लंबी सांस ली। उसे उम्मीद थी कि मैथ टीचर को इस घटना से सबक मिलेगा कि सभी छात्रों के साथ बराबरी का बर्ताव करना चाहिए, न कि उनकी ग्रेड्स या फैमिली बैकग्राउंड देखकर। ठीक है, तमाशा खत्म। सब अपनी सीटों पर लौटो और अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओ।
छात्र बिखर गए। ब्रायन कैथरीन के पीछे पीछे उसकी सीट तक आया। कैथरीन ने पहले ही अपनी टेबल खिसका दी थी, अब उसे वापस रखना था। ये देखते ही ब्रायन तुरंत दौड़कर पहुंचा और कैथरीन से पहले टेबल पकड़ ली। बॉस, आप खुद ये छोटा मोटा काम कैसे कर सकती हैं? मुझे करने दीजिए, आप आराम कीजिए। कैथरीन ने उसे देखा। मना करने के बजाय उसने टेबल छोड़ दी और ब्रायन को उसे वापस जगह पर रखने दिया। बाकी छात्र उनकी बातें सुनकर हंसी दबाने लगे। ब्रायन सचमुच अपने बॉस का वफादार नौकर बन गया था। दूर खड़ी लियाना ये सब देखकर गुस्से से पांव पटकने लगी। कल ही उसे घर पर पता चला था कि कैथरीन ने जोनाथन को मारा है। जोनाथन तो हमेशा से उनके पेरेंट्स का चहेता रहा था, लेकिन कैथरीन ने उसे भी सबक सिखा दिया। ये सुनकर लियाना पहले तो खुश हुई थी, पर उसे हैरानी हुई जब उसके पापा ने जोनाथन के पिटने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। और तो और उसकी माँ ने भी कैथरीन पर गुस्सा नहीं किया। आखिर मामला क्या था? उसकी माँ तो हमेशा जोनाथन को दुलारती रही थी, उसे कभी डांटा तक नहीं। अब अचानक कैथरीन से माफी मांगने की जिद भी नहीं की गई। ये वाकई अजीब था। उधर ब्रायन ने टेबल और कुर्सी ठीक से जमाकर सब कुछ सलीके से रख दिया। फिर दरवाजे के फ्रेम से टिककर कैथरीन की ओर देखा। बॉस, प्लीज बैठ जाइए। कैथरीन ने बिना कोई हाव भाव दिखाए डेस्क देखा और धीरे से आकर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, ब्रायन भी तुरंत पास बैठ गया। वह और रुक ही नहीं पा रहा था। बैठते ही उसका मन हुआ कि कैथरीन से पूछे उसने इतनी आसानी से फुल मार्क्स कैसे पा लिए। ब्रायन का आईक्यू बचपन से ही बहुत ऊंचा टेस्ट हुआ था। वह दूसरों से कहीं ज्यादा तेज था, लेकिन जो कैथरीन ने किया वह भी नहीं कर पाया। और कैथरीन ने तो जैसे मजाक मजाक में कर दिखाया। ये सचमुच पागलपन था। ब्रायन उसकी ओर मुड़ा, लेकिन देखा कि कैथरीन डेस्क पर सिर रखकर सो चुकी है। ब्रायन के पास कोई चारा नहीं था। उसने कैथरीन को ऐसे ही छोड़ दिया। पता नहीं क्यों, जब कैथरीन सोती थी तो ब्रायन को हमेशा लगता कि उसे डिस्टर्ब करना गलत है। कैथरीन ने कभी कहा नहीं था कि उसे सोते वक्त जगाना पसंद नहीं, लेकिन उसके सोने का अंदाज ही ऐसा था कि लोग अनजाने में धीमे हो जाते थे ताकि उसकी नींद न टूटे। कैथरीन ठीक तभी उठी जब क्लास खत्म होने की घंटी बजी। ब्रायन ने मौका देखते ही बात शुरू की। बॉस, टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं और सबने अच्छा किया है। डेविड और बाकी लोग बारबेक्यू पार्टी करना चाहते हैं। एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? कैथरीन ने ब्रायन की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी और बाकी लड़के भी उत्साहित थे। कैथरीन पहले तो मना करने वाली थी, लेकिन फिर बोली, सिर्फ बारबेक्यू? ब्रायन को लगा वह समय को लेकर सोच रही है। उसने ईमानदारी से सिर हिलाया। बॉस, हम वादा करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। ब्रायन तो लंबा भाषण तैयार करके आया था, पर कैथरीन ने एक शब्द से ही उसे रोक दिया। ओके। ब्रायन हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। डेविड ने पीछे से उसे झटका दिया, तब जाकर उसे यकीन हुआ। वह कैथरीन को देखकर बोला, बॉस, आप मजाक तो नहीं कर रही? कैथरीन ने तिरछी नज़र से उसकी ओर देखा और भौं उठाए। अगर नहीं जा रहे तो मैं घर चली जाती हूँ, ठीक है? ये कहकर कैथरीन क्लास से बाहर निकल गई। ब्रायन ने बैग उठाया और दौड़ पड़ा। चलते हैं। बॉस, रुको। कैसे न जाएंगे? रुको मेरे लिए। ब्रायन और बाकी सब गाड़ी से आए थे। गेट पर पहुंचकर ब्रायन ने उत्साह से कैथरीन को अपनी कार में बैठने का न्योता दिया। उसकी कार नया लैम्बोर्गिनी मॉडल थी। अभी पिछले महीने ही उसे गिफ्ट मिली थी और यह उनकी ग्रुप की सबसे शानदार स्पोर्ट्स कार थी। बॉस, मेरी कार में बैठिए। आज मैं आपका ड्राइवर रहूंगा। कैथरीन ने कार पर एक नज़र डाली और सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मैं खुद चलाऊंगी, तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगी। ब्रायन उसकी ओर देखता रह गया। रोकना भी चाहा, पर वह चल दी। डेविड उसके पास आकर बोला, ब्रायन, मैंने सही सुना न? बॉस ने कहा कि वो राइड करेगी। पर किस पर? बाइक या स्कूटर? ब्रायन ने गुस्से में उसे कोहनी मारी। जुबान संभालो।
चाहे बॉस बाइक पर आए, कोई हंसेगा नहीं, सबको उसकी तारीफ करनी होगी। लेकिन डेविड तो उसकी सुन ही नहीं रहा था। ब्रायन झल्लाकर उसे मारने ही वाला था कि उसने देखा, डेविड पीछे की ओर हैरानी से देख रहा है। देखो ब्रायन, बॉस वाकई कमाल हैं। ब्रायन ने देखा कि लड़के हैरान होकर घूर रहे थे, तो उसने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत उसकी आंखें फैल गईं। व्रूम व्रूम, इंजन की दहाड़ गूंज उठी, इतनी तेज कि कान सुन्न हो जाएं। एक टॉप रेंज मोटरसाइकिल फैंटम हार्ले डेविडसन तेजी से आगे बढ़ी। उसने ब्रायन के सामने एक परफेक्ट टर्न लिया और धीरे धीरे आकर रुकी। नज़ारा इतना कूल और हैंडसम था कि सब दंग रह गए। मोटरसाइकिल पर बैठी शख्सियत ने हेलमेट उतारा। कैथरीन ने एक अदा से अपने बिखरे बालों को झटका देकर संभाला। उसके रेशमी बाल हवा में लहराने लगे। ये नज़ारा देख हर कोई थम गया। वाह, ओह माय गॉड, सो हॉट। कैथरीन सच में बेहद आकर्षक लग रही थी। वह खूबसूरत थी, हॉट थी और साथ ही रहस्यमय भी। उस एहसास को शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। ब्रायन का दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे सीने में कोई ज्वालामुखी फूटने वाला हो। उसे लग रहा था कि वह खुद पर काबू खो देगा। कैथरीन ने बाइक पार्क की और हल्के से भान उठाते हुए मुंह खुले खड़े लड़कों की तरफ देखा। क्या हम बारबेक्यू खाने नहीं जा रहे? अभी तक चले क्यों नहीं? उसने ठंडे स्वर में कहा। कैथरीन की ठंडी आवाज ने ब्रायन को उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। उसने फटाफट सिर हिलाया, मगर बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, जैसे उसकी जुबान बंध गई हो। कैथरीन ने फिर हेलमेट पहना और ब्रायन से कहा, मैं आगे चौराहे पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर उसने एक्सीलरेटर दबाया। धूल का गुबार उड़ता और वह सबकी आंखों के सामने से गायब हो गई। डेविड ने झटके से उभरते हुए ब्रायन के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, ब्रायन, हमारी बॉस तो सच में बहुत हॉट और अमेजिंग है। वह हंसते हुए बोला, पहले मुझे लगता था कि बॉस तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद तुम ही उसके लायक नहीं हो। ये कहकर उसने डरते डरते ब्रायन की तरफ देखा। उसे डर था कि ब्रायन गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन ब्रायन ने गंभीर लहजे में कहा, नो शिट, शर्लॉक, शायद का क्या मतलब? मैं बिल्कुल भी उसके लायक नहीं हूँ। तुम्हारी ये बात बॉस का अपमान है। आगे से ऐसा मत कहना। फिर वह अपनी कार में बैठ गया। डेविड ने हैरानी से उसकी पीठ देखी। ऐसा लग रहा था ब्रायन पागल हो गया है। हाँ, वो पागलपन की हद तक इन लव था। ड्राइवर सीट पर बैठते ही ब्रायन ने अपनी नई कार की तरफ देखा। सुबह तक तो वह इस पर फिदा था, डेविड को छूने तक नहीं देता था, लेकिन अब ये पहले जैसी आकर्षक नहीं लगी। उसे समझ आ गया कि बॉस उसकी कार में क्यों नहीं बैठना चाहती। जब उसके पास इतनी कूल मोटरसाइकिल हो, तो कौन उसकी घटिया स्पोर्ट्स कार में बैठेगा? ब्रायन ने मन मारकर एक्सीलरेटर दबाया और सोचा कि कल ही कार बदल लेगा। जल्द ही सब लोग मंजिल पर पहुंच गए। यह एक नया बारबेक्यू रेस्टोरेंट था। डेविड इसे लंबे समय से ट्राई करना चाहता था। आज मौका मिला क्योंकि कैथरीन उनके साथ आई थी, तो सबने ब्रायन से ट्रीट ले ली। टेबल पर बैठने के बाद वेटर ने मेन्यू ब्रायन को दिया, लेकिन ब्रायन ने मेन्यू कैथरीन को थमा दिया। बॉस, आप क्या ऑर्डर करेंगी? उसने आदर से पूछा। कैथरीन ने बिना झिझके अपने लिए खाना चुना और बाकी लोगों को मेन्यू पकड़ा दिया। मैंने अपने लिए चुन लिया है, अब तुम लोग भी चुन लो। ब्रायन ने चुपचाप उसकी पसंद देखी और मन ही मन खुश हुआ। उसकी और बॉस की टेस्ट एक जैसी थी। रेस्टोरेंट काफी मशहूर था। खाने के शौकीन ट्रस्टन ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ते। उसके दोस्तों ने पहले से ही प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। ट्रस्टन आराम से रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने नीचे झांका और वहीं जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। गौर से देखा और यकीन हो गया कि नजरें धोखा नहीं दे रहीं। साथ आया दोस्त बोला, ट्रस्टन, क्या हुआ? ट्रस्टन ने दोस्त को अनदेखा किया और फोन निकालकर कॉल मिलाई। उस समय डंकन कॉर्पोरेशन में टॉप मैनेजमेंट मीटिंग चल रही थी। कमरा शांत और गंभीर था,
जब तक कि फोन की तेज रिंगटोन नहीं बजी। सभी की नजरें एक ही तरफ मुड़ गईं। ब्रैंडन ने टेबल पर पड़ा फोन उठाया, हाथ के इशारे से स्पीकर को चुप करा दिया। फोन से ट्रस्टन की उत्साहित आवाज आई, मिस्टर डंकन, क्या आप बारबेक्यू खाना चाहेंगे? ब्रैंडन बिना जवाब दिए कॉल काटने ही वाला था कि ट्रस्टन ने जल्दी से कहा, मिस्टर डंकन, कैथरीन भी यहाँ है। ब्रैंडन का हाथ ठिठक गया। फिर उसने फोन कान से लगाया और ठंडी आवाज में बोला, मुझे एड्रेस भेजो। मिस्टर डंकन, चिंता मत कीजिए, मैंने भेज दिया है, मैं आपका इंतजार करूंगा। ब्रैंडन ने कॉल काटी और खड़ा हो गया। पैक्सटन ने तुरंत उसकी जैकेट लाकर दी। ब्रैंडन ने जैकेट पहनी और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। बाकी अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रेसिडेंट को मीटिंग बीच में छोड़नी पड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रेस्टोरेंट में ब्रायन और बाकी लोग खाना शुरू कर चुके थे। शुरू में ब्रायन को लगा था कि कैथरीन इतने बड़े ग्रुप में असहज होगी, लेकिन जो हुआ उसने चौंका दिया। कैथरीन बिल्कुल भी असहज नहीं थी। भले ही उसका चेहरा ठंडा था और वह ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर उसने जमकर खाया पिया। उसके अंदर एक अलग सी आभा थी, ठंडी मगर आरामदेह। माहौल अच्छा था तो डेविड ने ड्रिंक का सुझाव दिया। ब्रायन ने कैथरीन की तरफ देखा, उसने इनकार नहीं किया तो ब्रायन ने वेटर से बियर मंगाई। बियर आने पर ब्रायन ने बोतल खोलकर कैथरीन के सामने रख दी। बॉस, आप लेंगे? उसने हिचकते हुए पूछा। कैथरीन ने हाथ बढ़ाया ही था कि तभी अचानक किसी और हाथ ने बोतल छीन ली। सबकी नजरें मुड़ी और सब हैरान रह गए। टेबल पर बैठे सभी लोगों में सबसे ज्यादा चौंकने वाला ब्रायन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ ब्रैंडन दिखाई देगा। उसे समझ आ गया कि उस दिन उसकी सोच गलत नहीं थी। वह कार वाकई ब्रैंडन की थी, जिसका मतलब था कि वह कैथरीन को जानता था। ब्रायन को अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ कि उसने सोचा था वह सब उसकी कल्पना थी। वह खुद से ही झूठ बोल रहा था। कैथरीन ने पीछे मुड़कर देखा तो ब्रैंडन के साथ ट्रस्टन भी खड़ा था। उसकी खूबसूरत और नाजुक शक्ल पर भौहें सिकुड़ गईं। उसकी भौहों के बीच ठंडक सी उतर आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। ब्रैंडन ने उसकी नाखुशी को महसूस किया। तुम्हें पीने की इजाज़त नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन उसके लहजे में एक दुर्लभ नरमी झलक रही थी। उसके इन शब्दों से टेबल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबको पता था कि कैथरीन का स्वभाव कैसा है। वह दूसरों की बात मानने वालों में से नहीं थी। कैथरीन तो वह थी जो अकेले ही अपने दम पर बहुतों को मात दे सकती थी। लेकिन यह आदमी उसे आदेश देने की कोशिश कर रहा था। क्या उसकी जान प्यारी नहीं थी? वह आकर्षक था, लेकिन सिर्फ अच्छा दिखना यह मतलब नहीं होता कि वह जो चाहे कर सकता है। ट्रस्टन ने भी इस असहज माहौल को भांप लिया और जल्दी से माहौल संभालने की कोशिश की। अरे कैथरीन, क्या संयोग है। मिस्टर डंकन और मैं बस खाना खाने आए थे। यकीन नहीं होता कि यहाँ तुमसे मुलाकात हो रही है। जब सब यहाँ हैं, तो क्यों न साथ में खाना खाएं? इतना कहकर ट्रस्टन ने बिना किसी का इंतजार किए 2 कुर्सियां खींच लीं। पहली कुर्सी ब्रैंडन के लिए थी और उसने उसे बैठने का न्योता दिया। लेकिन ब्रैंडन ने तुरंत सीट नहीं ली। उसने डेविड की ओर देखा, जो कैथरीन के दाईं ओर बैठा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। डेविड को भीतर ही भीतर खतरे का एहसास हुआ और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, अपनी जगह खाली करते हुए। यह उसने बिना सोचे समझे किया, जैसे उसकी आदत में शामिल हो। ब्रैंडन धीरे धीरे बैठ गया। उसका अंदाज इतना सहज और आत्मविश्वास से भरा था मानो ये सब बिल्कुल स्वाभाविक हो। ब्रैंडन और ट्रस्टन के बैठने के बाद माहौल कुछ और अजीब हो गया। दोस्तों के बीच हमेशा कोई न कोई समझदार और कोई न कोई मूर्ख होता है। किसी ने बीच में बोल दिया, कैथरीन, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? ब्रायन और डेविड तुरंत सतर्क हो गए, कैथरीन के जवाब का इंतजार करने लगे। ब्रायन ने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर कैथरीन ना कहेगी
तो वह हर खतरा उठाकर आज ही उसे वहां से ले जाएगा। मगर कैथरीन ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई साफ साफ भाव नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसे कोई परवाह ही न हो। उसने चुप्पी साधी, लेकिन ट्रस्टन ने पहल की। हाँ, हम दोस्त हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, हम नहीं हैं, एक ठंडी आवाज गूंजी। सबकी नजरें ब्रैंडन पर टिक गईं, कैथरीन की भी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ब्रैंडन ने अचानक इनकार क्यों किया। ट्रस्टन भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी आखिर चाहता क्या है। अगर वह कैथरीन को शर्मिंदा करेगा तो दोस्ती कैसे बढ़ाएगा। जब सब उलझन में थे, तभी ब्रैंडन ने एक और धमाका किया। उसने कैथरीन की ओर गहरी, सम्मोहक आंखों से देखा। उसकी नज़र में दृढ़ता झलक रही थी। मैं उसका फियांसे हूँ, उसने ठोस आवाज में कहा। उसकी ठंडी और गहरी आवाज में ऐसी ताकत थी कि लोग अनायास ही सम्मान और डर से भर गए। 4 साधारण शब्दों ने सबको स्तब्ध कर दिया। ट्रस्टन तक हैरान था, तो फिर बाकी दोस्तों की क्या बात। वो मन ही मन ब्रैंडन की दाद दिए बिना न रह सका। कमाल, उसने सोचा, लाजवाब चाल। लोग अक्सर कहते थे कि ब्रैंडन का ईक्यू कम है और वो लड़कियों को रिझाना नहीं जानता। अब ट्रस्टन कसम खाकर कहेगा कि ऐसा कहने वाला गलत है। खुद को प्लेयर मानने वाला ट्रस्टन भी यह नहीं कर सकता था। लेकिन ब्रैंडन ने ये काम इतनी आसानी और निपुणता से किया मानो वह इस कला का उस्ताद हो। वह या तो बिल्कुल चाल नहीं चलता, और अगर चलता है तो घातक। अद्भुत। कैथरीन पर क्रश रखने वाले कुछ लड़कों का दिल वहीं टूट गया। उनके दिल में उठी तितलियां बेरहमी से कुचल दी गईं। ब्रैंडन की चाल भले ही उन्नत थी, मगर कुछ हद तक क्रूर भी। ब्रायन की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्रैंडन और कैथरीन का ये रिश्ता होगा। वह कैथरीन को घूरते हुए बोला, बॉस, क्या ये सच है? कैथरीन कुछ पल शांत रही, फिर सिर हिलाया। उसके हिसाब से ब्रैंडन ने गलत नहीं कहा। आखिरकार उनके बीच 1 साल का शादी का कॉन्ट्रैक्ट था। इस समय ब्रैंडन वास्तव में उसका फियांसे था। कैथरीन की हामी पर ब्रैंडन के होठों पर हल्की शरारती मुस्कान फैल गई। अगर कैथरीन ना मानती, तो ब्रायन अपनी जान देकर भी यकीन नहीं करता कि उनका रिश्ता है। मगर कैथरीन ने सिर हिलाया। ब्रायन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कुछ पल तक खोया सा कैथरीन को देखता रहा। बॉस, क्यों? उसने हिम्मत जुटाकर सीधे कैथरीन से पूछा। लेकिन कैथरीन के कुछ कहने से पहले ही उसके बगल में बैठे उस डरावने आदमी ने आवाज लगाई, ब्रायन डंकन। ये 2 शब्द बिना किसी भाव के निकले, लेकिन ब्रायन कांप उठा। वह सहज ही उठ खड़ा हुआ और सिर झुका लिया। यह उसकी आदत में शामिल था, सालों के अनुभव से बना डर। टेबल पर बाकी लोग फिर हैरान रह गए। आखिर ये लोग कौन थे? ब्रायन तो आमतौर पर किसी से नहीं डरता था, सिवाय शार्लेट के। फिर वह इस आदमी से क्यों डर रहा था? ब्रैंडन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे कैसे संबोधित करना है? ब्रायन ने सिर झुकाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, अंकल ब्रैंडन। उसके कहते ही सब लोग फिर से दंग रह गए। आज बहुत कुछ हो रहा था। उन्हें अभी पता चला कि कैथरीन का फियांसे ब्रायन का चाचा था। वे सब जानते थे कि ब्रायन डंकन्स का युवा उत्तराधिकारी है। तो क्या इसका मतलब ये था कि यह अंकल ब्रैंडन असल में डंकन परिवार का वर्तमान प्रमुख ब्रैंडन डंकन है? ब्रैंडन का चेहरा ब्रायन की इस आवाज पर भी नहीं बदला। ब्रायन जानता था कि ब्रैंडन उससे और क्या सुनना चाहता है, लेकिन उसे कहते हुए झिझक हो रही थी। वह जानता था कि अगर उसने ब्रैंडन को नाराज किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डंकन्स की पीढ़ी में ब्रैंडन सबसे छोटा था, लेकिन वही पूरी कंपनी का मुखिया था। सारे डंकन्स होशियार और काबिल थे, तो सोचा जा सकता था कि ब्रैंडन कितना शक्तिशाली होगा। ब्रायन के पिता तक ब्रैंडन को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे, तो फिर वह कहाँ से करता? आखिर उसने बहुत मुश्किल से धीमी आवाज में कहा, आंट कैथरीन। उसके दोस्तों के चेहरे देखने लायक थे। वे सब हैरत से तमाशा देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो देख रहे हैं,
उसका वर्णन कैसे करें। कैथरीन ने जब ब्रायन को आंट कैथरीन कहते सुना तो उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। आंट कैथरीन, उसने दोहराया। यह उसे बुरा सा बना रहा था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ब्रायन, मुझे वैसे ही बुलाओ जैसे पहले बुलाते थे। ब्रायन ये सुनकर बहुत खुश हुआ, मगर उसने खुशी जाहिर नहीं की। उसने ब्रैंडन की ओर देखा। जैसा तुम्हारी आंट कह रही है वैसा ही करो, ब्रैंडन ने उदारता से कहा। ट्रस्टन अभी बियर का घूंट ही ले रहा था कि ब्रैंडन की यह बात सुनकर लगभग घुट गया। ब्रैंडन सचमुच इस खेल में माहिर था। ये तो सिर्फ एक साधारण बारबेक्यू का खाना होना था, लेकिन जैसे ही ब्रैंडन और ट्रस्टन वहां पहुंचे, डिनर टेबल का माहौल अचानक से बेहद अजीब और भारी हो गया। ब्रैंडन ने खुद ज्यादा नहीं खाया। बीच बीच में वह खाना उठाकर कैथरीन की प्लेट में रख देता। वो ये सब ऐसे करता जैसे वे कई सालों से शादीशुदा हों। ट्रस्टन को थोड़ी जलन हुई। वह ब्रैंडन को सालों से जानता था, लेकिन उसने कभी उसके लिए न तो शराब का गिलास उठाया था, न ही खाने की कोई चीज परोसी थी। वह भीतर ही भीतर टूट गया। ब्रायन को ये सब देखकर बहुत असहज महसूस हो रहा था। उसे लगा कि ब्रैंडन उसकी बॉस को धोखा देने वाला है। वह मन ही मन चिल्लाया, बॉस, वो बड़ा खतरनाक भेड़िया है, उसके झांसे में मत आना। लेकिन वह बड़ा खतरनाक भेड़िया उसका अपना अंकल ब्रैंडन था। उसमें हिम्मत भी होती तो भी वो उसका सामना नहीं कर पाता, इसलिए चुपचाप शराब पीता रहा। डेविड ने देखा कि ब्रायन का मूड ठीक नहीं है और बाकी लोग भी मन से नहीं खा रहे थे, तो उसने सावधानी से कहा, मेरा खाना लगभग पूरा हो गया है, शाम का होमवर्क बाकी है, तो मैं चलता हूँ। उसकी बात के बाद बाकियों ने भी अलग अलग बहाने बनाने शुरू कर दिए। ब्रैंडन ने कैथरीन की ओर देखा। उसने भी खाना छोड़ दिया था। वो हल्के से सिर हिलाकर उठने के लिए तैयार हो गया। जब ब्रायन बिल चुकाने गया तो उसे बताया गया कि पैक्सटन पहले ही भुगतान कर चुका है। ये सुनकर वह इतना नाराज हुआ कि उसे लगा बिल चुकाने में भी वह अपने अंकल से पीछे रह गया। लेकिन क्या कर सकता था, बस सहना पड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही ब्रैंडन अचानक रुक गया और बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके लहजे में कोई सवाल नहीं था, जैसे ये तो वैसे ही होना चाहिए। लेकिन कैथरीन जवाब देती उससे पहले ब्रायन बोल पड़ा, बॉस अपनी मोटरसाइकिल से आई हैं। ब्रैंडन ने भौहें उठाई और कैथरीन की ओर देखा। उसने पास वाली पार्किंग की तरफ इशारा कर दिया। वहां खड़ी काली चमचमाती हार्ले डेविडसन बाकी की आलीशान गाड़ियों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। ट्रस्टन ने भी देखा और हैरान रह गया। उसने सोचा, इतनी मासूम और नाजुक दिखने वाली लड़की को इतनी वाइल्ड बाइक पसंद आएगी, ये उम्मीद नहीं थी। वह बोल पड़ा, ये तो बहुत कूल है। ब्रैंडन ने फिर भौहें उठाई और वही बात दोहराई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कैथरीन ने उसे ऊपर से नीचे तक गहरी नजरों से देखा। ब्रैंडन अभी ऑफिस से ही आया था। उसने सिल्वर ग्रे सूट और स्लिम फिट काला शर्ट पहना था, एक परफेक्ट कॉर्पोरेट लीडर का अंदाज। ये लुक तो किसी लग्जरी कार और वाइन ग्लास के साथ सूट करता था, बाइक के साथ बिल्कुल नहीं। ब्रैंडन ने उसकी नज़र समझ ली। उसने तुरंत कोट उतारकर पैक्सटन को पकड़ा दिया, फिर शर्ट के बटन छाती तक खोल दिए, बाजुओं को मुड़कर ऊपर चढ़ा लिया। उसकी ब्रॉन्ज्ड त्वचा और मजबूत बाजुओं में एक अजीब सी शरारती कशिश थी। उसने सिर घुमाकर कैथरीन की ओर देखा और भौहें उठाईं। कैथरीन का दिमाग एक पल को सुन्न हो गया। उसने चुपचाप चाबी निकालकर उसे पकड़ा दी। जब तक होश आया, ब्रैंडन बाइक पर बैठ चुका था। अब मना करना बेकार था। उसने झुककर खुद से कहा, लालच इंसान को बेवकूफ बना देता है। ब्रैंडन बाइक स्टार्ट करके उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये दृश्य बिल्कुल विरोधाभासी नहीं था, बल्कि और ज्यादा आकर्षक लग रहा था। उसने हेलमेट उठाकर खुद कैथरीन को पहनाया। उसकी गहरी, धुंधली आंखों में कुछ ऐसा था कि उसने विरोध करना छोड़ दिया। हेलमेट पहनाने के बाद उसने हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा। उन आंखों में एक अनोखी नरमी थी। कैथरीन का दिल गहराई से धड़क उठा। वह बाइक पर बैठ गई।
लेकिन उसने हाथ पीछे की सीट पर टिकाए, ब्रैंडन की कमर के चारों ओर नहीं डाले, जैसे दूरी बनाए रखना चाहती हो। व्रूम! बाइक की गड़गड़ाहट गूंजी और दोनों पल भर में नजरों से ओझल हो गए। वहां खड़े लोग देर तक उस सीन को देखते रहे। आखिरकार ब्रायन को होश आया। उसने बुदबुदाया, अंकल ब्रैंडन को बाइक चलानी कब से आती है? उसकी यादों में तो ब्रैंडन हमेशा से बेहद गंभीर, गरिमा में और शाही अंदाज वाले व्यक्ति थे। लेकिन अभी देखा गया ये बागी और वाइल्ड रूप देखकर वह हैरान था। ट्रस्टन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारे अंकल ब्रैंडन तो पहले कासिया के मशहूर रेसिंग गॉड हुआ करते थे। उनकी ड्राइविंग बेमिसाल थी। ब्रायन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वाकई ऐसा हुआ था? उधर ब्रैंडन ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। कैथरीन को महसूस हुआ कि उसकी राइडिंग स्किल्स बेहतरीन थीं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बिजनेस टायकून इतनी शानदार बाइक चला सकता है। तभी पीछे से कुछ और बाइकों की आवाज गूंजी। एक ग्रुप ने उन्हें ओवरटेक किया और मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी अच्छी बाइक लेकर भी तू बस लड़की घुमाने आया है। ये ठीक नहीं है। ब्रैंडन के चेहरे पर ठंडा और सख्त भाव आ गया, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं किया। उसने बस कैथरीन की ओर देखा, जैसे उसकी राय पूछ रहा हो। कैथरीन ने भी उसकी ओर देखा, जैसे कहना चाहती हो, क्या तुम कर सकते हो? किसी मर्द से यह सवाल सामने से पूछना खतरनाक होता है। अंजाम अक्सर डरावना ही होता है। उसकी आंखों में चुनौती देखकर ब्रैंडन मुस्कुराया। वह शरारती और घमंडी मुस्कान थी। उसने रेसिंग का इशारा किया। पल भर में चारों ओर खुशी और शोर गूंज उठा। रेसिंग इन नौजवानों की जान थी। ब्रैंडन ने एक हाथ से बाइक संभाली और दूसरे हाथ से पीछे जाकर कैथरीन का हाथ अपनी कमर पर कसकर रख दिया। कसकर पकड़ो। बाइक बिजली की तरह आगे निकल गई। बाकी सब पीछे पीछे। जो लड़का अभी तक आगे चल रहा था, वह इस सीन से चौंक गया। उसे लगा था कि ब्रैंडन तो नया है, लेकिन अगले ही पल वह दंग रह गया।